चलो फटाफट डाल लीजिएगा हेडिंग, ठीक है। चलिए ठीक है सब। मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीज ध्यान से देखते जाना। पहला कि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगा एमपीसी, जो पीछे बताया भी था आरबीआई का 3 मेंबर, फिर गवर्नर, फिर उसका जो कल भी बताया था मैंने, तो सेम चीज थोड़ा रीड कर लेना। बाकी यहाँ देखना, ये सिर्फ जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करेगा। पहला चीज लिख लेना कहीं पे भी, एमपीसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करेगा। बाकी का सारा कुछ, चाहे वो सीआरआर हो, चाहे वो एसएलआर हो, चाहे उसके अलावा जो भी चीज हो, पीएसएल नॉर्म्स हो, पब्लिक सेक्टर जो मैंने आपको, सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो मैंने कल बताया भी था आपको, ये सारा का सारा कुछ, मैग्नेटिक चिप कार्ड से लेकर सब कुछ, ये सब आरबीआई गवर्नर डिसाइड करेगा। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ और सिर्फ क्या डिसाइड करेगा? एक ही चीज डिसाइड करेगा, और वो है बस क्या, जल्दी बोलो ना, रेपो रेट। तो बाकी उसके अलावा जितना भी चीज डिसाइड होगा वो आरबीआई करेगा। क्लियर है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का देखो, रेपो रेट के बाद मैंने बार बार बोला, कल बोला भी था कि अगर मान लो आरबीआई ने किसी तरीके से, दो चीज बोला था ना कि 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए आपका सीपीआई, जो महंगाई और इन्फ्लेशन रेट है। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है कि अगर ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो अगर मेंटेन नहीं हो पाया 9 मंथ तक, जो मैंने आपको बोला भी था कि हर 2-2 महीने पे मीटिंग होता है, पहले 1-1 महीने पे होता था साप्ताहिक, फिर 2-2 महीने पे मीटिंग, तो उस हिसाब से नहीं आरबीआई मेंटेन कर पाया, तो गवर्नर ऐसा नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर को बर्खास्त कर देगा। अरे कभी कभी आप मुझे बताओ क्यों नहीं मेंटेन हो पाता है? मान लो अचानक से कोरोना आ गया, या अचानक से फ्लड आ गया, या अचानक से सुखाड़ हो गया। अब तुम कितना भी कुछ दे लो, प्याज क्या कर सकते हो तुम? आया बाढ़, सुखाड़ आया, बर्बाद कर दिया। तो तुम कितना भी सीआरआर बढ़ा लो, घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस समय आरबीआई कुछ कर ही नहीं पाती है। अब अचानक से रशिया यूक्रेन का वार हो गया, प्राइस ऊपर नीचे हो गया, कुछ भी कर लो दिक्कत होने लगा। तो कहने का लॉजिक ध्यान में रखिएगा क्या, कि सर आरबीआई अगर इस तरीके का जब नहीं मेंटेन कर पाती है, तो गवर्नमेंट उसको बर्खास्त नहीं कर देगा, बल्कि शो कॉज नोटिस देगा कि क्या कारण है क्या नहीं है, फिर दोनों मिलकर अपने हिसाब से कर लेंगे। ये नहीं हुआ कि बर्खास्त कर दिया। क्लियर है? ये दिमाग में रखिएगा। तो बाकी आते हैं, अब ये क्वेश्चन पे जरा ध्यान से देखना कि सर सारा का सारा कुछ, सॉरी मैंने इसमें बोल दिया कि सबका सब आरबीआई गवर्नर डिसाइड करेगा, बाकी सिर्फ रेपो रेट कौन डिसाइड करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बात खत्म। तो अगर हम इसके आगे देखें, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो लोग भी क्लास मतलब अब्सेंट करे हैं, जो कुछ कोशिश करिएगा कि 5 दिन लगातार आ जाए। 2 दिन क्लास बंद रहेगा, तो 5 दिन कम से कम आ जाए, इसी बात के लिए 2 दिन ऑफ मिल जाएगा। ये निवेदन है आपसे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ना फ्लो गड़बड़ा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका नुकसान है, बाकी तो आपको जो करना हो करिए, बाकी वो नुकसान आपका होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स एक बार कर लोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग अभी पटना से आए हैं, कुछ क्लासेस बंद है, शायद वो जो रेलवे का हड़ताल उड़ताल शायद जो कुछ हुआ है उसके कारण बहुत सारा कुछ बंद हो गया। तो पटना से बहुत लोग जो पढ़ रहे थे, तो बहुत लोग लौट उठ के आ रहे थे। तो लॉजिक उसमें ये है कि बहुत सारे लोग पढ़े हुए थे, जो लोग गए अभी नया नया, तो कुछ दिन तक एनर्जी रहा, 2 महीने तक रहे हैं। 2 महीने के बाद सारा एनर्जी यहाँ जाके कह रहे हैं कि सर सब उधिया दिया है, मैपिंगो आधे आधे पढ़ाया है, और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में खाली क्रॉस मेंटल कोर का होता है लिखवा दिया है। अच्छा बोला बच्चा सब, और ठीक ठाक आदमी के मैं नाम बता रहा हूं, बोला बच्चा सब कि आप पूरा डिटेल में नहीं करा रहे हैं, आधा तक करा रहे हैं, तो कह रहा है कि इतना पैसा में इतना ही होता है। ये मैं आपको कल की बात बता रहा हूं, कल रात की बात बता रहा हूं, और एकदम ओरिजिनल उन लोगों का जिसके बारे में पढ़ पाई। तो बोला कि सर सारा कुछ उड़ा दिया है, मतलब A to Z। आप जो पूरा नोट्स लिखवाए थे हम पहले ही जाकर दिखा भी दिए, और उसके बाद जो वो लोग बताए कि इतना नहीं कराएंगे हम लोग, क्योंकि इतना पैसा में उतना ही होता है, डायरेक्टली बोल दिया। अब आप क्या कर लीजिएगा? अब आप कुछ भी कर लीजिएगा, माथा पीट के कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब कहना निवेदन ये है कि घूम फिर के तुम कहीं से भी जाओ, जितना मैं दे रहा हूं, मैं बार बार चिल्ला के एक ही बात बोल रहा हूं, उसको समेट लो, काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए 5 दिन रहेंगे, और अक्षय कुमार की तरह 2 दिन ऑफ रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ताकि 2 दिन आपको जितना एनर्जाइज हो जाना हो जाओ, लेकिन वो 5 दिन लगातार रहे ना, कि कम से कम सब्जेक्ट का फ्लो बन जाए। यार देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का मामला है। सारा मामला 10 दिन फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बनाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। उस 10 दिन में आपको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कुछ आते पता नहीं है। तो आपसे निवेदन ये है कि कृपया कर 5 दिन, वही अब नियम यही रखेंगे, 5 दिन करेंगे, 2 दिन ऑफ ही रहेगा कंटिन्यू, मतलब कट टू कट, या तो इधर 1 दिन ऑफ रख लूं या उधर 1 दिन ऑफ रख लूं। तो 5 दिन लगातार आके 2 दिन ऑफ रखेंगे। उसके बाद भी अगर किसी को गैप की जरूरत पड़ता है तो हम मान लेंगे कि वो पढ़ने वाला नहीं है।
सीधा सा बात है। मान लेंगे पढ़ने वाला नहीं है, या फिर दो ही रीजन से, मैंने बोला दो ही रीजन से एब्सेंट करने, या तो आपका कुछ पैर कट जाए, गला उला गर्दन कट गया तो एब्सेंट कर लेना, आप समझ पाए, या फिर दूसरा कारण ये हो गया कि चलो आपके फैमिली में किसी का, अब मम्मी को मान लो एक बात है, मम्मी पापा को कुछ भी, पापा को बुखार हो जाए कुछ भी हो जाए, उतना आपको एहसास नहीं दिलाएंगे, वो बोलेंगे चल क्लास जो ना हम अपन देख लें, लेकिन उसके बावजूद भी आप कभी कभी इमोशनल होकर ना हम ना राम, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, समझ में आ रहा है। जब जरूरत हो तब आप भी आपको ही लगता है कि, तो मतलब निवेदन ये है कि 5 दिन रख लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार करके रख लोगे तो आसान हो जाएंगी, बाकी उसके बाद अपन है मई में 26, अभी सब अब तो 4 महीना ही बचा है मुश्किल से, फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने में नहीं बचा है, क्योंकि 26 मई को ऐसे भी पेपर है, तो जो है दनादन इसी में निपटाना है, निपटा लो, सारा कुछ करा दिए हैं, रिवीजन जो है कर लो, मॉक टेस्ट मार लो, काम खत्म, नहीं तो उसके बाद बोलते रहना जो बोलना है। तो पहला पॉइंट है कि सर आरबीआई ही सारा कुछ डिसाइड करता है सिवाय किसके, रेपो रेट के, क्लियर है। एक इसमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूं, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसमें है कि आरबीआई ने कुछ समय पहले लोगों को बोला था कि स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा, जो इसको डिक्टेट बोलते हैं, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट, देखो ध्यान से, बीच में मैंने एक दिन आपको बोला था कि बहुत बार हम लोग जो पेमेंट सिस्टम का स्टोरेज रखते हैं, जैसे फोन पे आपने भेजा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उसमें होता है, चाहे गूगल पे अरे होता है ना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जो उसका स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ होता है, तो जो डेटा का स्टोरेज होता था वो स्टोरेज चाइनीज सॉफ्टवेयर में होता है, क्योंकि चाइना का सॉफ्टवेयर मान लो फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रांग है डेटा स्टोर करने के लिए, तो हुआ क्या कि जितना लोग स्टोरेज किया था चाइना में, चाइना के सॉफ्टवेयर में, वो सारा का सारा डेटा मैनिपुलेट होने लगा, इधर से उधर होने लगा। अब एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या था कि एक ऐप आता है, मुझे ध्यान में एग्जैक्टली नहीं, और एस्ट्रो या कुछ करके ऐप है, मैंने एक बार पढ़ाया भी था। वो ऐप क्या होता है कि उस ऐप से आप अपना कितना तेज साइकिल चला पा रहे हो उसका एक डेटा आपको बताता है, समझ में आ रहा है। तो होता क्या था कि कोई आदमी जो अमेरिका में साइकिल चला रहा है, तो अमेरिका में वो ऐप लॉन्च किया गया था और वो सारे अमेरिकन उसको यूज करते थे, तो आपके घड़ी में वो बता रहा है कि आप क्या है लोकेशन आपका, सब कुछ बता रहा है, आप कितना दौड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान में बता रहा है कि कुछ लोग वहां पे उसका लोकेशन बता रहे हैं, क्यों? अफगानिस्तान के लोगों में तो, अफगानिस्तान में तो ऐप भी इंस्टॉल नहीं था, अफगानिस्तान में अलाउ भी नहीं था, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की आर्मी थी वहां, अरे कुछ बुझा रहे, अब अफगानिस्तान में अमेरिका की आर्मी है तो कोई और ट्रेस कर रहा है उसको, तो इससे क्या हो रहा था कि एक डेटा जो अमेरिका का है लेकिन और कहीं अफगानिस्तान में या कहीं पे भी गलती से हो गया, तो वहां को सारा डेटा, भाई अगर हम बैठे बैठे अमेरिका वाले पता लगा लेना है कि मेरा सैनिक अभी अमेरिका में है और हमको लाइव लोकेशन उसका दिख रहा है, तो अफगानिस्तान के लिए भी डेंजरस है ना, कि उसके शहर में रहेगा उसका सारा डिटेल कोई और ले रहा है। तो लॉजिक क्या है, इंडिया ने बोला कि इसके बाद तो कोई भी पेमेंट सिस्टम वो सिर्फ इंडियन ही डेटा में स्टोर करेगा, इंडियन ऐप होगा, इंडियन सॉफ्टवेयर होगा, उसी के हिसाब से करेगा, कोई भी चाइनीज या बाहरी का कोई भी ऐप में डेटा स्टोर नहीं करेगा, कोई भी पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो फोन पे, पेटीएम, जो भी हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पहले पॉइंट समझ में आ गया, यही दिशा निर्देश जारी किया गया था, उसी के लिए 2019 में क्वेश्चन पूछ दिया कि आरबीआई ने क्या क्या बोला है। मैं ऑप्शन बताता हूं, आप सोच के देखना कि क्या हो सकता है, मैंने थोड़ा ही बताया आपको, ये पूरा डिटेल नहीं बताया, जरूरत भी नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस लगाना, जो कि आजकल कॉमन नहीं है, फिर भी लगाना, क्योंकि हमको भरोसा है कि हो जाता है। तो पहला पॉइंट है कि आरबीआई ने क्या ऐसा दिशा निर्देश जारी किया है पेमेंट सिस्टम डेटा को स्टोर करने के लिए, क्या लिखा है, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, क्लियर है, उसी को बोलते हैं डाटा डिक्टेट कमांड। इसमें बोला क्या गया है, पहला, दे शैल इंश्योर इंटायर डेटा रिलेटिंग टू देयर पेमेंट सिस्टम आर स्टोर्ड इन ए सिस्टम ओनली इन इंडिया। पहला एक ऑप्शन बोला कि जितना भी इंटायर स्टोरेज सिस्टम है उसको सिर्फ और सिर्फ कहां स्टोर करना है, इंडिया में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। दूसरा, they shall ensure that the system are owned and operated by public sector enterprise। बोला कि जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का जो कंपनी है वही सिर्फ इसको रेगुलेट करेगा या चलाएगा, ऐसा मैंने अभी कुछ आपको नहीं बोला है, जितना मैं बोलूं उतना ही सोचना। तीसरा है, they shall submit the consolidated system audit report to the controller and auditor general of India, जिसको CAG बोलते हैं। CAG क्या है, पर्स है इंडिया का, वही डिसाइड करता है कि क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे बजट आया, बजट भी इस बार देखिएगा तो बड़ा अच्छा है, डिफेंस को सबसे ज्यादा दिया है, इसका मतलब डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, यानी कि हम अपने रक्षा जो है, रक्षा पे, कि हम अपने बॉर्डर उसको रक्षा करने पे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आधे टेक्निकली काम होने वाले हैं। उसके बाद रेल मंत्रालय को भी हमने ठीक ठाक पैसा दिया है, तो इस बार जो है उस हिसाब से इसको हम आज अलग से डिस्कशन करेंगे पूरे बजट को। खैर, तो CAG, हमने कहीं भी आपको CAG का बात किया क्या,
भाई सीएजी इतना फुर्सत इसको है क्या कि जाकर देखेगा कि कितना कौन डेटा स्टोर किया कौन नहीं, ये खुद इतना बड़ा आदमी है। सीएजी भी इंडिपेंडेंट काम करता है, आरबीआई गवर्नर भी इंडिपेंडेंट काम करता है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई गवर्नर, मैंने आपको कल बताया था कि अगर मान लो नरेंद्र मोदी बोले कि इलेक्शन आ रहा है, धनाधन नोट छाप दो, हमको पैसा दो फॉर एग्जाम्पल, तो सर आरबीआई एकदम इंडिपेंडेंट है। आरबीआई को अगर गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा बोलता है तो उसको रिटर्न में देना पड़ेगा। कल मैंने बोला भी था, उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए सब कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि भाई रिटर्न में लिख के दो कि मैंने बोला आरबीआई गवर्नर को इतना रिटर्न में, तभी आरबीआई उस हिसाब से कर सकता है कोई भी योजना। जैसे अरे इलेक्शन समय गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी योजना निकाल ले, इसलिए कुछ नियम होता है कि इस इलेक्शन का जैसे ही प्रावधान शुरू, आप कोई योजना आप पास नहीं कर सकते। कुछ बुझा रहा है? और उस समय मान लो उसके पहले कुछ ऐसा करने जा रहा है गवर्नमेंट, आरबीआई को बोल के कि ऐसा ऐसा कर दो, तो सर आरबीआई गवर्नर बोलेगा लिखित में दीजिए। और मैंने कितनी बार बोला है, जब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आए तो किसी भी नेता होता से लिखित में ले लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। बुझा रहा है? अच्छा है। तो सर आरबीआई इंडिपेंडेंट है, सीएजी भी इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन कौन सा सही ज्यादा लग रहा है? फर्स्ट। तो जहां ऑप्शन होगा वही हो जाएगा। तो सिंपल क्या आरबीआई ने बोला था कि जो भी डेटा स्टोरेज है वो इंडिया के ही में रहेगा। अच्छा, ये भी नहीं बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी वाला ही या फिर सरकारी जो गवर्नमेंट है उसी सिस्टम में ऑपरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में डेटा स्टोर होना चाहिए, बस बात खत्म, चाहे प्राइवेट हो चाहे कहीं हो। चाइनाज ऐप और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जो आपके दिमाग में रख लेना है। अब इसमें कुछ है बैंक लेंडिंग रेट, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, ये सब बहुत ईजी है, पढ़ लीजिएगा आप। पढ़ कैसे लीजिएगा? तो सिंपल एक बात है, बता दूं कि कोई भी बैंक अगर है, आप कॉमन सेंस से सोचो, तो कोई भी बैंक जैसे लिखा है कि फीड लेटेस्ट डेटा एवरी 3 मंथ, हर 3 मंथ पे ऐसे भी डेटा होता है लेटेस्ट। अब मान के चलो, कॉमन सेंस से सोचो आप, कॉमन सेंस क्या है कि बैंक वाला किसको लोन देना चाहेगा? जो जिसमें रिस्क ज्यादा है कि वो नहीं दे पाएगा उसको, या जिसको दे पाएगा कि हाँ वो दे देगा हमको? सीधा बात है, जिसमें रिस्क कम हो उसको देगा। अब यहाँ क्या लिखा है? एक्सटर्नल बेंचमार्क बहुत सारा हो सकता है, स्प्रेड मतलब होता है प्रॉफिट, और रिस्क प्रीमियम इक्वल टू बैंक लोन इंटरेस्ट रेट। आप मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस से बताओ, कॉस्ट प्राइस, आपने कोई चीज खरीदा, मान लो मार्कर खरीदा, सुन पा रहे हो? कॉस्ट प्राइस में आपने प्रॉफिट इंक्लूड किया, तो ये जो इसको इज इक्वल टू करोगे तो क्या होगा? उसी प्राइस पे आप बेचोगे। मतलब आपने 10 रुपए में खरीदा, इसमें आपने प्रॉफिट सोचा कि हम इस पे 10 रुपए कमाएंगे, तो आप सेलिंग प्राइस क्या रखोगे? 20 रुपया। तो वही एक बैंक वाला काम कर रहा है। बैंक वाले के लिए प्रॉफिट क्या है? जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वही तो उसका प्रॉफिट है, कि तुमको हम पैसा दे रहे हैं, इस पे 10% ब्याज लेंगे, तो प्रॉफिट उसका वही है। तो उसी का उसका बैंक का लोन इंटरेस्ट रेट ऐसे ही तय होता है। कैसे तय करता है? सिंपल, कि जो उसका है उस पर इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट समझ लिया कि प्रॉफिट हमको इतना कमाना है, उतना ही इंटरेस्ट रेट से वो देने लगता है, बात खत्म। तो इसमें रिस्क प्रीमियम भी है। अब सर यूट्यूबर लोगों को चाहे और लोगों को जल्दी नहीं देगा बैंक वाले, क्या पता कब चैनल बंद हो जाए, कब बैन हो जाए, क्या हो जाएगा, कौन जानता है? कुछ बुझा रहे हैं? इसीलिए बैंक वाला ढूंढते रहता है सैलरी वाला को, तो सैलरी वाला को खटाक खटाक जो है लोन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? वो भी मतलब तब मिल जाएगा जब वो चुकाया सही से हो। अब मान लो सैलरी वाला है लेकिन अब पैसा लेकर चुकावे नहीं किया, बहुत जन ऐसा है कि चुकावे नहीं किया, बैंक मैनेजर बोल रहा था कि ये उसको मत दीजिएगा, क्यों? क्योंकि वो आपके पास आया, मजबूरी बताया हमारे घर में ये प्रॉब्लम, बैंक वाले ने दे दिया उसको लोन, उसका भी नहीं चुकाया, फिर दूसरे बैंक में गया, वहां पर भी सेम मजबूरी बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि वो जो आदमी था, दोनों भाई मैनेजर तो आपस में इंटरलिंक होते ही है, वो बैंक का मैनेजर इस मैनेजर के पास फोन किया कि फला आदमी आया है, कुछ आपके पास भी गया हुआ था क्या, वाकई में मजबूरी है क्या है? बोले कि मत दीजिएगा उसको। आप समझ पा रहे हैं? वो हराम ही है सब। अब बोल के उसको बोल दिया कि मत दीजिएगा क्योंकि 3 को बैंक का लेके अभी लूट रहा है। तो उस तरीके का आपका सिविल स्कोर इसीलिए बना दिया गया कि आप कितना भेजे हैं उस हिसाब से स्कोर में दे दिया जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद आपको इसमें बहुत कुछ दिमाग में नहीं रखना है कि क्या करती है, कैसे करती है, क्या नहीं करती है, ठीक है? बस अगर पूछे कि बैंक अपना लोन इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करता है, तो जैसे आप अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं वैसा ही बैंक वाला अपना डिसाइड करता है, बात खत्म। उसमें भी अपना देख लेता है कि किसके पर कितना रिस्क है, ये रिस्क देखना जरूरी भी है, नहीं तो दिया और गायब हो गया तो फिर किसको ही देगा, है ना? तो अब बाकी इसके अलावा छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जानना। एक टर्म और है उसको बता देते हैं, उसके बाद खत्म। ये दिख रहा है आपको? इंटरेस्ट रेट वही वाला चीज है, थोड़ा सा बस अलग चीज खाली दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है रीसेट ऑफ ईएमआई, दिख रहा है ईएमआई? अच्छा, कभी कभी आप देखते हैं कि आपका ईएमआई जो है, अच्छा कितने लोग अभी तक ईएमआई पे करते हैं? मैं छोटा बड़ा चीज कुछ होगा, 800, 1000, 1000 मोबाइल का ही चाहे
हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, भले बताओ नहीं बताओ, लगभग सब किसी के घर में ईएमआई जा ही रहा होगा, चाहे चाहे आपके पापा दे, चाहे भाई दे, चाहे बहन दे, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी दे ही रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है कि ईएमआई जब देता है तो कभी कभी ईएमआई वापस से ना एक बार रिन्यू भी होता है। जैसे कभी कभी आप ईएमआई मान लीजिए 4,000 रुपया दे रहे थे, कुछ दिन बाद आपको पता चला कि 3,800 रुपया आप देना है। समझ में आ रहा है? फिर उस समय के अलग अलग होता है। तो लॉजिक क्या है, पहले बैंक में एक नियम था, इधर देखो, मान लो बैंक वाला लोन दे दिया और अचानक से रेपो दर बढ़ गया, ठीक हो सकता है, पॉसिबल है। तो क्या बैंक वाला बोलेगा क्या आप सबको कि अब हम आपका लोन रेट बढ़ा रहे हैं? क्या बढ़ा रहे हैं? जल्दी लीजिएगा थोड़ा फ्लैश लाइट। क्या बढ़ा रहे हैं? क्या कि रेपो दर आरबीआई बढ़ा दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भाई, तब तो कोई लोन ही नहीं लेगा। तुम समझो ना कि तुमको हम कर्जा दिए और तुमको बोले कि 2% ब्याज पे हम दे रहे हैं तुमको, और 3 महीने बाद हम बोलेगा तुमको 6% ब्याज देना पड़ेगा। फ्लैश लाइट जला लीजिएगा। 6% ब्याज देना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए कि आप अचानक से उस आदमी को थप्पड़ मारिएगा नहीं मारिए कि भाई देवो समय को बोलेगा चाहते लगी ना। लेकिन सर मजबूरी तो ये भी है आरबीआई का, या बैंक का मजबूरी क्या हो गया? बैंक का मजबूरी ये है कि सर अब 6% अगर बढ़ गया है रेपो रेट, तो उसको तो उस हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल महंगाई बढ़ गई है, मैंने बोला तो आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो आप तो बोलिएगा ना कि भाई महंगाई बढ़ गई, हमारा सैलरी भी तो बढ़ाओ। क्योंकि आप जो पहले प्याज 10 रुपए में 1 किलो खरीद रहे थे, अब आपके पास सैलरी वही है लेकिन प्याज का कीमत बढ़ चुका है, तो आप सैलरी बढ़ाने के लिए बोलोगे नहीं बोलोगे? इसलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है? डीए, फीए, सीए, भत्ता तक का। समझ में आ रहा है? कभी 7th पे कमीशन, कभी 8th पे कमीशन, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है तो उस हिसाब से सैलरी बढ़ना चाहिए। सिंपल सा बात है। कुछ बुझा रहा है? इधर देखो, तो आरबीआई पहले वो काम करता था कि भैया हम बोले रेपो रेट, बैंक वाला क्या करता था? बढ़ा देता था। आपका ईएमआई 16,000 है, कल से आपका जो है 17,000 कटेगा अगले महीना से। तो कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका नियम लगाया गया और नियम सिंपल है, बोला गया कि अब से ऐसा नहीं होगा, जो रेट जिस पे दिया गया उसी पे होगा। तो आरबीआई ये कोशिश करती है कि किस बजट के हिसाब से पता कर लेती है कि पूरा कितना लोन गया हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ रहा है तो अपना उसको कंट्रोल में रखती है, लेकिन नहीं असर पड़े तो रेपो रेट ऊपर नीचे कर देती है। तो इसीलिए अगर आप किसी बैंक वाले से 8% ब्याज पे ले लिए हैं, तो क्या बैंक वाला बढ़ा के 10% कर सकता है क्या? नहीं करेगा। कुछ बुझा रहा है? तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि वो अनलेस एंड अनटिल, जब तक कुछ बड़ा चेंज नहीं आया तब तक बैंक वाला आपसे नहीं बोलेगा। जैसे मान लीजिए कोरोना महामारी है, तो कोरोना महामारी में आपको बोला गया कि आपका 3 महीने 4 महीने जो है आप मत दीजिए ईएमआई, बाद में दे दीजिएगा, आपको हम बढ़ा दे रहे हैं, रीशेड्यूल कर दे रहे हैं। अरे कुछ बुझा रहे हैं? लेकिन क्या वो रीशेड्यूल करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो आपको नहीं पता है लेकिन वो लिया कुछ। जैसे 4 महीना आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो ले लिया। तो 4 महीना भले आपको रियायत दिया, लेकिन उस 4 महीने की रियायत मान लीजिए 16,500 कुछ कट रहा था, तो उसके जगह पे 17,000 ले लिया। उस कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है काउंट करके कि बस उस ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। कुछ बुझा रहा है? तो बस अभी के समय में याद रखिएगा कि वो पॉसिबल जनरली कम है, नहीं है, जब तक कुछ बड़ा चेंज नहीं आ जाए। तो आप पीडीएफ आपके सभी के पास होगा ही, पेज नंबर उसमें खोल लीजिए, लास्ट अगर जो है सो उसके बाद काम बढ़ा लेते हैं। क्या क्या घट रहा है? हाँ, तो आप डिमांड कर सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो इस बात के लिए, लेकिन उस समय बैंक वाला भी आपको समझाएगा कि जब बढ़ रहा है तो ना बढ़ा, नहीं तो घट रहा है तो क्या घटा नहीं। आप समझ पा रहे? कॉमन सेंस का बात है। जब हम नुकसान किए तब उस समय तो पूछने नहीं आए थे, उस समय तो पूछने आना चाहिए था कि प्रिय बैंक बढ़ गया है, तुम हमसे थोड़ा ज्यादा ले लो। उस समय तो तुम भाग रहे थे, और अब जो घट गया तो मुंह उठा के पहुंच गए। इंसान लालच से बहुत ज्यादा करता है ना इंसान सब, तो इस तरीके का काम नहीं होता है। घट जाए तो भैया आप थोड़ा ब्याज हो, ठीक है। चलो तो पेज 96 पे आ जाइए। 96 के बाद 97 पे आ गए। जोर से बोलो, ये खत्म होने वाला है। तो 97 पे आओगे तो मैंने अभी बता दिया है आपको मामला। एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा वहां पे, लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया दिख रहा है। तो उसमें मैंने पहले ही बोला कि आरबीआई सिर्फ जिम्मेदारी इन्फ्लेशन का लेके रखा है, ऐसा नहीं है कि सीआरआर हर बार घटा बढ़ा देगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। कभी कभी भी तो होता है कि लोन देने गए, कुछ काम करने के, फाइलें पास नहीं हुआ, उसके बाद भूकंप आ गया, सुखाड़ आ गया, क्या करेगा कोई? तो सीआरआर क्या बड़ा बड़ा घटा के क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं करिएगा। तो उसका भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ दायरा है, इसलिए वो उसकी बात की गई है। बाकी उससे ज्यादा उसमें कुछ जरूरत नहीं है। वहां पे देखिए एक डायग्राम बनाया होगा, दिख रहा है? उस डायग्राम में वो किसान आपको दिख रहा है, और किसान बोल रहा है आरबीआई कांट ब्रिंग रेन और ग्रो ओनियंस। तो ये आरबीआई तो ऐसा नहीं है कि बारिश ले देगा, अब सुखाड़ हो गया है तो आरबीआई आके आपके खेत में जो है प्याज रोप के चल जाएगा, तो है नहीं, क्योंकि सुखाड़ आ चुका। दूसरा कंडीशन,
आरबीआई कांट रिड्यूस ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस। कभी कभी जो विदेश के यूएई सऊदी अरेबिया वाला जानबूझ के प्राइस ऊपर नीचे तेल का कर लेता है, तो आरबीआई उसमें क्या ही करेगा भाई, कुछ नहीं कर सकता। वो आरबीआई का तेल, सॉरी सऊदी अरेबिया का तेल है, वो कभी बढ़ा देता है, जानबूझ के बदमाशी करता है दूसरे के आड़ में आकर, तो आरबीआई को फिर महंगा पड़ने लगता है। तीसरा, आरबीआई कांट फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। अब सर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये नहीं है, उसमें भी लेना ले जाना उस तरीके का भी कांड होना है। चौथा है आरबीआई कांट फिक्स केस ऑफ या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देख रहे हो फाइल कितना लंबा चला गया है, फाइल लंबा चला गया है, कोई पास ही नहीं कर रहा है किसी को लोन देने के लिए और बहुत सारा कुछ, तो आरबीआई फिर क्या करेगा। और उसके बाद कुछ भगोड़े टाइप होते हैं, समझ में आ रहा है, जो पैसा लेके ही भाग गए, तो आरबीआई क्या करेगा उसमें, आप समझ पा रहे हैं। और विजय माल्या तो अब गाली ही हो गया है, नाम थोड़ी है विजय माल्या, विजय माल्या गाली है, नीरव मोदी गाली है, किसी को गाली देना तक तो विजय माल्या कहीं का, आप समझ पा रहे हैं, बोल दीजिए महागाली वही चल रहा है या नीरव मोदी कहीं का। और लास्ट है मेनी मोर रीजंस। तो बहुत सारा रीजन है जिसपे कुछ नहीं कर पाता है आरबीआई। तो सर ऐसा नहीं है कि आरबीआई को एक ही बार गवर्नमेंट जो है बर्खास्त कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस उससे पूछेगा और फिर उससे बैठ कर कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकाल लेगा, बर्खास्त नहीं कर सकता है जल्दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई गवर्नर का ऐसा कोई नहीं है, किसी का दल्ला उल्ला है या उस तरीके का मामला है कि कोई भी है उठा के मुंह कर दिया। आरबीआई इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो उसको सोकॉज नोटिस देगा और उस हिसाब से काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा नीचे है मॉनेटरी पॉलिसी का चीप लोन कॉजिंग इन्फ्लेशन, ये सब कुछ नहीं है काम का। पेज नंबर आइएगा सीधा एक जगह पे 99, आगे 99, उस पे भी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है उस डायग्राम, बस काम का सिंपल एक ही चीज है, एक शब्द है आपको दिख रहा होगा बड़े अक्षरों में, फेड टैपरिंग, दिख रहा है, फेड टैपरिंग, जोर से बोलो। तो फेड टैपरिंग, टैपरिंग मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। टैपरिंग मतलब क्या होता है, टैपर करना, मतलब इस तरह से, एक तरह से हुआ कि चोरी करना या फिर इस तरीके से जालसाजी काम करना कि दूसरे किसी को नुकसान हो जाए। कुछ बुझा रहे, घुमाते फिराते रहना, जैसे बोल देते हैं चरा देना, समझ में आ रहा है, मतलब ठेठ भाषा में कि चरा दिए उसको, मतलब उसने पैसा दे दिया, वो नहीं बोलेगा, बोलेगा घुमा देनी हूं करेगा, आज मिलर वाला ना, आज समझ में आ रहा है, इस तरीके का होता है, वही होता है टेपरिंग। तो यहाँ जो है फेड टैपरिंग थोड़ा अलग सेंस में है, बहुत जन नहीं होता है वो, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही चलता है यार, यहाँ तो और ज्यादा चलता है, खैर उसमें नहीं जाएंगे, ये तो बहुत लंबा कुछ बात है उसमें। फेड टैपरिंग का मतलब ध्यान से समझो, फेड मतलब है, जैसे देखो इंडिया में आरबीआई है, मैंने एक जिक्र किया था कि हम लोग आरबीआई की जगह पे सेंट्रल बैंक लिखना प्रेफर करिएगा मेंस में, बात समझ में आ रही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड के लिए आप ऑटोमेटिक सूचित हो गया हो, नहीं तो यहाँ का आरबीआई लिखिएगा, फिर फेडरल बैंक लिखिएगा, फिर कहीं और का कहीं और बैंक, कुछ बुझा रहा है। तो ये जो फेड है ये एक्चुअली फेडरल बैंक है अमेरिका की, इसमें एग्जांपल लिया गया है। और अमेरिका कभी कभी अपना पैसा जानबूझ के इस ढंग से ऊपर नीचे करता है कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू को घटा देता है, उसी को फेड टैपरिंग कहा जाता है। अब वो कैसे करता है कैसे नहीं करता है, वो डायग्राम देख लो, समझ में आया, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत तरीके का चीज होता है। अब जान उसके किसी ने डॉलर खरीद के रख लिया, कोई अपने यहाँ प्राइस अपने हिसाब से रख लिया, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है, इसीलिए उसमें आपको दिमाग में नहीं रखना है। तो क्वेश्चन बस याद में अगर पूछे तो ये देखना है कि क्या फेड टैपरिंग की वजह से इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा, ये बस दिमाग में रख लीजिएगा। समझ में आ रहा मेरी बात, यानी कि बाहर अगर कुछ करता है उस तरीके का तो असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन जब कभी आए तो काम कर लीजिएगा। एक इसमें शब्द है ब्लैक स्वान इवेंट, दिख रहा है, नीचे आ जाओ चार्ट के नीचे, ब्लैक स्वान, स्वान मतलब क्या होता है, हंस, तो स्वान मतलब, लेकिन इसमें है ब्लैक स्वान। तो ब्लैक स्वान का जो मतलब है वहां पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि सर ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं जिससे अर्थतंत्र को बहुत नुकसान हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। और ब्लैक स्वान जैसे अमेरिका में मैंने बोला 2007 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ, वर्ल्ड में पूरा ग्लोबल क्राइसिस 2007-8 में हुआ, उसी को ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। तो ऐसा जब कभी हो तो बस बोलते हैं, थ्योरी एक है, बाकी इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत आपको उसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 100, आ गए, आज सेंचुरी पुर गया है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जर्वेशंस दिख रहा है, तो इसमें कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, और डायग्राम में आपको एक ग्राफ बनाया हुआ होगा, जिसमें ग्राफ ऊपर नीचे का दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। ग्राफ में कुछ नहीं है बल्कि एक और चीज है, परसेंटेज वाला। परसेंटेज में क्या है कि जैसे देखोगे ना तो फरवरी 21 से लेकर दिसंबर 22 उस तरीके कुछ कांड आपको दिख रहा होगा। तो ऊपर नीचे जो हो रहा है, जो उसमें आपको दिख रहा है, बस खाली राइट साइड में उन लोगों का पढ़ लो कि जनवरी से नवंबर तक मोर देन 9 मंथ द इन्फ्लेशन वाज ग्रेटर देन 6%, टारगेट फेल। मतलब ये मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि भाई ये देखो इधर महंगाई कितना रहना चाहिए, तो 2 से 6 के बीच में, लेकिन 6 से ज्यादा बढ़ गया, काहे बढ़ गया, ये बात पूछ नहीं है वो। फिर नीचे शक्तिकांत दास बोल रहे हैं
I will submit the report to the government about this epic fail, but I will not release report to the media or public. अगर मीडिया पूछे आरबीआई से कि क्यों ऐसा हो रहा है तो आरबीआई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि आरबीआई हर चीज को सीक्रेटली रख सकता है, मतलब हर चीज को बता नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी नीचे आरबीआई मैनेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बिलो 6% फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, इसलिए वो बहुत महान है। तो कहने का लॉजिक क्या है, जो इन्फ्लेशन ने कंट्रोल कर लिया तो बस मामला हो गया, नहीं कंट्रोल किया तो सर क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या मुझे बताइए, आरबीआई जिम्मेदार है मीडिया को बताने के लिए या फिर गवर्नमेंट को? वो गवर्नमेंट को बता देगी कि प्रभु ऐसा है, सुखाड़ आया था, ये आया था। मीडिया को आरबीआई ये सब कुछ नहीं बताएगी। अब जरा नीचे आइए, उसके एक टेबल मिलेगा आपको, आरबीआई वर्सेस अदर सेंट्रल बैंक, दिख रहा है? अरे हाँ है ना, तो बोलो। तो नेशन और सेंट्रल बैंक आपको दिख रहा होगा, उसका रेपो रेट में ऊपर से नीचे होते रहता है। आप देखो हर जगह का रेपो रेट अलग है। जैसे एक कंट्री है, अगर आपको याद ही होगा, सिंगापुर, पढ़ाया हूं सबको, तो कंट्री पढ़ाया हूं तो दिमाग में रखना है क्या, सिंगापुर में जो है, हमारे इंडिया में दो चीज होता है। मैंने क्या बोला, इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है कि हमको किसी तरीके से इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना है। सुन पा रहे हो? पहले जानते हैं क्या नियम था? सुनिएगा ध्यान से, इसको जान लीजिएगा। पहले नियम था कि जब भी बजट उजट आता था, जब भी पैसा आता था, तो बोला जाता था इतना ग्रोथ होना चाहिए, इंक्लूसिव, इतना ये होना चाहिए, इतना ये, मतलब सारा कुछ साथ साथ, मतलब ऑलराउंडर प्लेयर टाइप, कि हमको सब कुछ चाहिए। कुछ बुझा रहा है? तो हमको सब कुछ चाहिए, सब कुछ, कुछ भी बेकार नहीं, सब अच्छा होना चाहिए। अगर सब अच्छा होना चाहिए ऐसा सोचिएगा तो कुछ भी अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। तो उसमें जीडीपी ग्रोथ की बात होती थी, फिर उसके बाद उसमें सोशल इंपावरमेंट की बात होती थी, ये सारा कुछ। बाद में इंडिया ने सोचा 2016 में आकर ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको ना इजराइल का पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। तो बोला कैसे? इजराइल वाला बोला कि हम लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, हम लोग बस अपने महंगाई दर को 2 से 6 के बीच में ही रखते हैं। मतलब हम अपने, जैसे 2 से 6 एग्जाम्पल बोला उसने, कि हम अपने महंगाई को एक लिमिट डाल देते। देखो हमने डाल दिया नियम कि महंगाई 2 से 6 के बीच में ही रहना चाहिए, बाकी सब जीडीपी ये सारा का सारा कुछ जितना कुछ है सब आराम से अपने आप समेटा जाएगा। अरे कुछ बुझा रहे? यानी कि हमको सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमको एक चीज पे ध्यान देना है, ऑटोमेटिक सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि हमको सिर्फ आईएएस पे फोकस करना है, बाकी सारा काम ठीक हो जाएगा। हम आईएएस छोड़ के बाकी सारा काम पे फोकस करते रहते हैं, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ बुझा रहे हैं? हमको बढ़िया ये भी चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया ये चाहिए, बढ़िया चाहिए, कहीं आईएएस नहीं बनिएगा। सिर्फ आईएएस पे फोकस कर दिया, सारा कुछ बराबर। इसलिए हमने जो पॉलिसी अभी लिया उसके बाद से कभी चेंज ही नहीं किया। हमने इजराइल को फॉलो किया और सिंपल एक ही बात फॉलो किया कि बस महंगाई चाहे जो हो जाए, कितने के बीच में रहना चाहिए, 2 से 6। अब आप मुझे बताओ, जब 2 से 6 के बीच में अगर सोच लिए हो तो तुम जीडीपी भी तो उसी हिसाब से खर्चा करोगे, तुम बजट भी तो उसी हिसाब से खर्चा करोगे। तो क्या सब पे फोकस हमने किया, ये एक चीज पे। और इसलिए इंडिया का ये बहुत बड़ा सक्सेस हो गया। यही काम अमेरिका और यूरोप में थोड़ा डिफरेंट होता है, वो लोग बहुत भुगते भी, उसके बाद कुछ समय के बाद वो लोग भी सीखे। लेकिन आप मुझे बताइए ध्यान से, क्या हमने जो जीडीपी का फिक्स करने की बात की, हर देश क्या ऐसा ही सोचेगा कि अलग अलग सोचेगा? अलग अलग सोचेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी जरूरत अलग है। अब जैसे सिंगापुर के मैंने एग्जांपल लिया, तो सिंगापुर को बस दिमाग में अपने रखता है ये कि हमारा चाहे जो हो जाए, डॉलर का वैल्यू जो होना चाहिए उस इक्वल टू 2 केजी के बराबर होना चाहिए, कोई भी चीज इतना ही होना चाहिए। यानी कि सिंगापुर को इन्फ्लेशन रेट से मतलब नहीं है कि क्या महंगाई क्या, उससे मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है कि चाहे जो हो जाए, डॉलर का वैल्यू 2 केजी सोना या 2 केजी चावल होना चाहिए। कुछ बुझा रहे हैं? तो क्या हर देश एक ही पॉलिसी पे काम करता है कि अलग अलग? और इस वजह से हम लोग जो लिए वो इजराइल से लिए, क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्स और बहुत बड़ा था। तो हमने एक सोचा कि सबको कंट्रोल करना मुश्किल है, उससे बेहतर है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, ऑटोमेटिक जीडीपी से लेकर सारा कुछ क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अरे कुछ बुझा रहा है? तो लॉजिक क्या है कि जब भी कभी हम बात बोलते हैं तो इसीलिए इसमें अलग अलग। अब मुझे बताइए, तो क्या रेपो रेट हर देश का अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई अलग पॉलिसी पे कर रहा है, कोई अलग। मैंने बोला था आपको कि यूरोप और अमेरिका के अंदर वहां पे सेविंग का कल्चर ही नहीं है। वहां जितना पैसा है लुटा दो, वहां बचाते ही नहीं है। और जो पैसा बचाते भी हैं तो लोग शेयर बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हैं, किसी का आईपीओ खरीद लेते हैं, कुछ खरीद के अपना सेंसेक्स मार्केट में रख लेते हैं। वहां बचाने का ट्रेंड ही नहीं है। 1 रुपया भी आया तो 1 रुपया भी उड़ा दो। क्यों? क्योंकि वहां पे उस तरीके का पॉलिसी मेंटेन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां का गवर्नमेंट उस लेवल का सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। गधा से गधा आदमी जो इंडिया में रह रहा है, वो कभी अमेरिका चल जाता है या लंदन चल जाता है और वहां से लगभग लाखपति करोड़पति बन के आ जाता है, क्योंकि वहां का पॉलिसी उस लेवल का है। अरे कुछ बुझा रहे हैं? यहाँ पे गोबर उठा रहा था वो, या यहाँ पे उसका कुछ नहीं हो रहा था और सडनली गया और कांड हो गया। ऊपर से फ्री का आपको मिल जाता है नाम भी, है ना? नहीं मिल जाता है? राम जी लंदन वाले, तो ऐसा सा नाम भी तो मिल जाता है। तो लॉजिक क्या है?
इधर देखिएगा हर जगह का पॉलिसी के हिसाब से काम करता है। तो इंडिया का आरबीआई इस लेवल पे काम करता है, बाकी भारत में नहीं, इस बड़े देश में भी अपने नीति जो है अलग अलग हिसाब से लोग चलाते हैं। तो ये रहा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का, इंडिया जो इजराइल को फॉलो करता है। अब इसमें एक और दो तीन छोटा छोटा शब्द है, बहुत ज्यादा जान नहीं है, लेकिन देख लो अलर्ट हो। तो एक है सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरा है हार्ड लैंडिंग। समझ में रहे? तो सिंपल सा बात है, आप मान को मन में बोला कि छड़की पर से कूद जा, मान लो मैंने बोला आपका छड़की नजदीक था, आप कूद गए, तो कूदे तो आपका ही हाल हो गया। देख रहे हैं कोई आदमी कूदा तो देखिए कुछ बुझा रहा है। तो मतलब है कि भैया ऊपर से अगर आप कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, तो आपको हिसाब से छलांग लगाना है, नहीं तो छितर कैसे हो जाइएगा। और अगर बढ़िया से छलांग लगा लिए तो स्टाइलिश मैन ऐसे हो जाइएगा, स्पाइडरमैन की तरह। लॉजिक है। तो कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमी जब कभी बेकार हो रहा था, कब हो रहा था? कोरोना समय। तो अमेरिका वगैरह परेशान हो गया था, तो अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी में बहुत कुछ बढ़ावा दे दिया, धाए। तो अमेरिका की इकोनॉमी ऐसे हो गया। और इंडियन इकोनॉमी में ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, ये मतलब ये बनावटी नहीं एग्जांपल, ये सच है। अमेरिका को फिर एहसास हो गया ये बात कि गड़बड़ कर दी है मामला, तो फिर अपना अपना धीरे धीरे सुधार करना है। इंडिया को पता था कि सॉफ्ट लैंडिंग लेना है, तो इंडिया ने देखो इधर रेपो रेट को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। 3 पे ले गया, फिर 3 से 3.5, फिर 4, फिर 4.25, फिर 5, फिर 6.5 तक ले आया। मेरी बात समझ में आ रही है? अमेरिका ने 2 से सीधा 6 कर दिया, तो क्या होगा? कुछ बुझा रहा है? तो जो आपका लैंडिंग होना चाहिए सॉफ्ट की हार्ड, तो सर सॉफ्ट हुआ। तो इंडिया ऐसा नहीं है, देखो इसके भी फायदे हैं, इसके भी फायदे हैं, इसका भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है, लेकिन अचानक से इस तरीके का करना, टूट के फिर बिखरने से अच्छा है आप प्लास्टर करा के ठीक होइएगा, उससे बढ़िया के तनी झटका लगे उसी में, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाए। गलत की सही? आगे प्लास्टर चाहिए। तो लॉजिक क्या है समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक ये है कि इंडिया का इकोनॉमी स्लो जरूर उसके बाद हुआ, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक पे आया। तो इसका मजबूती आने वाले समय में, हम इसलिए पहले बोले थे कि आफ्टर कोरोना, इंटरनेशनल में क्या पढ़ाए थे कि इकोनॉमी सभी देश का बदल चुका है और इंडिया का इकोनॉमी एक स्ट्रांग पोजीशन पे है, जो आगे जाकर उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और इसलिए इस बार के बजट में 2047 का भी खूब ध्यान में रखा गया है। क्या बोले थे मोदी जी, कहां तक पहुंचेंगे? 2047 पहुंच गए हैं। जब 2030 में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? 2047 भाई और बहनों, फिर 2047 में जो पूरा नहीं होगा तो लेके 65 तक जाएंगे। भगवान करे जिंदा रहे हो। आप समझ पा रहे हैं? तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारा जो है फ्यूचरिस्टिक व्यू है, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि अपना रेपो रेट, अपना सीआरआर, एसआरआर इस तरीके से काम करना कि चीजें आसान हो जाए, एकदम से ऐसे मुंह कर नहीं। यहाँ क्या है, महंगाई से लड़ने वास्ते अगर लोन महंगे किए तो जनता खरीदारी कम करेगी और उत्पादन गिर जाएगा, इसलिए जो है लोन होले होले महंगी करने चाहिए, वरना आर्थिक वृद्धि दर की टांगें टूट जाती है। कुछ बुझाया? तो सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग सिंपल सा चीज है, दिमाग में रख लेना है, नहीं दिमाग में रहे तो आपका जानना। अब एक और है, इसमें एक शब्द है कैंटिलियन इफेक्ट, दिख रहा है ये? मैं देता हूं, एक बार पढ़ लो, बस समझ में आ जाएगा कैंटिलियन इफेक्ट। और क्या, पढ़ो इसको, 1 मिनट पढ़ो जल्दी फटाफट। कुछ समझ में आया? इसको डिटेल में हम समझा देते हैं क्योंकि जरूरी है ये जानना, ठीक है? कैंटिलियन इफेक्ट, देखो भैया, कैंटिलियन इफेक्ट का सिंपल मीनिंग है कि जब लोन सस्ता होता है तो अमीर लोग उस समय अपना सब ले लेते हैं, गरीब लोग के लिए पैसा ही नहीं बचता है कि ले पाए। जैसे एग्जांपल में देखो यार, इधर एक नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, उम्मीद। अच्छा, क्या सब सुन पा रहे हो? कि अगर मान के चलो, ध्यान से समझना, कि 1000 का समथिंग कुछ है, तो रिच में भी 333 बंटवारा होना चाहिए, मिडिल क्लास में भी 333 और पुअर में भी 333, है ना? लेकिन रियलिटी देखिए, 800 रुपया मुगैम्बो भाई के पास है, रिच, 190 रुपया मिडिल क्लास के पास, और गरीब के पास कितना बचा? 10। कोरोना में आप देखिएगा, ये लोग गरीब लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इनके पास घर ही नहीं रहा, पैसा भी है तो कि घर खरीद ले। क्यों? क्योंकि अमीर लोग सारा पैसा ले लिए, और कोरोना के समय आप देखिएगा, उस समय बहुत फिल्म स्टार लोग घर खरीदे थे। शाहिद कपूर का घर बनते हुए दिखा गया था न्यूज़पेपर में। भैया मैं नहीं बता रहा हूं कि वो गलत है और बेकार है, बात तो नहीं है, लेकिन जितना भी रिचेस्ट पर्सन है, जब वैल्यू घटा, सब घर खरीद के रख लिया।
अब घर खरीद के रख लिया, मतलब घर का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि सर सारा लोग लेके रख लिया है। अब जमीन का भाव, मान लो यही रूम है, अगर इसी रूम का कीमत मान लो 1,000 रुपया है और सडनली कोई बाहर से आता है कहते हैं इस रूम का कीमत 2,000 देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है कि इसका दाम बढ़ गया। अब चारों तरफ पूरा इस रूम का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। तो गरीब तो कभी खरीद नहीं पाएगा, तो गरीब के पास बचा ही नहीं। इसीलिए एक आरबीआई के गवर्नर तो उन्होंने बोला था, उनका नाम ही बीच में नहीं लाया गया, क्योंकि अमीर लोगों ने इतना पैसा दिया कि मामला बोले थे वो कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है, जिस ट्रैप से इंडिया को बचना होगा, अन्यथा आगे आने वाले समय में बहुत होगा। उनको बर्खास्ती कर दिया गया। नहीं रघुराम राजन नहीं थे। मेरे बात समझ में आ रही है? लॉजिक है, तो लॉजिक ये है, मतलब उस मेंबर ही थे, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि इससे कंट्रोल करने के लिए ये गवर्नमेंट को पॉलिसी लाना पड़ेगा कि घर सबको मिल पाए और अमीरों पर थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा। अब सोचो आम आदमी का कंपटीशन कैसा होता है, गरीब आदमी का कंपटीशन कैसा होता है। आम आदमी जो मिडिल क्लास, उसका कंपटीशन होता है हमारे 2 मंजिला बन गए लोग, अभी 1 मंजिले बा, फिर उसका कंपटीशन होता है कि हमारे 2 मंजिला बन जाओ। चाहे भी कंपटीशन होता है कि हमारे बेटो आप रोटी बनाओ तो सीख गेल बा। अब ऐसे ऐसे इशारे करके बता देता कि का बना ले, आप समझ पा रहे? ये आम आदमी का बेटे का कंपटीशन है कि कौन हमारा धनवान है। मिडिल क्लास का भी यही आम है कि भैया अरे हमारा बेटा बड़ा तेज बा, क्या है कहीं देखो आप केस सोट लेता, आप समझ पा रहे हैं? या फिर ऐसे खैनी का इशारा कर दे रहे, ये आम आदमी का है। हाँ, तो कंपटीशन ऐसे ही मिडिल क्लास का भी यही कंपटीशन होता है कि हमारा बेटा जो है बकरी बढ़िया से चरा लेता, ओकर देखे चरा हुआ था। ये सब जो है अमीर आदमी का। आप सोचिए, मैंने आप लोग को बताया था, बहुत सारा आइलैंड बताया था, ठीक है, मोनाको आइलैंड बताया था, याद है? तो बहुत सारा आप आइलैंड पढ़े हैं, वहां पे अमीर लोग का ये होता है, एक नियम है, आप देखते उगते होंगे तो कहीं रील्स में अगर देखते उगते हैं तो चीजों को याद रख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। वहां पे नियम ये है कि किस आदमी का सबसे बड़ा याच है। याच जानते हैं ना, मतलब एक तरह से जहाज समझ लीजिए, हर आदमी का पर्सनल याच होता है, ठीक है। अब वो वहां पे अमीर आदमी का ये है कि जेफ बेजोस का सबसे बड़ा याच है, तो वहां पे नियम रहता है कि इस किनारे से किस किनारे तक किसका याच पहुंच जा रहा है। तो अमीर का कंपटीशन इस बात में है कि कौन कितना याच ले रहा है, कौन कितना नेक्स्ट लेवल पे अपना बूम अप कर रहा है। और आम आदमी का क्या है, बेटवा बना लेता कि ना बना होता, हमारा समझ में यही फर्क है। तो लॉजिक क्या है, कुछ बुझा रहा है कि कंपटीशन आप अपना जो है उस लेवल पे रखिए एटलीस्ट, कि भैया बड़े से कॉम्पीट करिए। अब गोबर से कॉम्पीट करके खुश हो रहे हो, आप समझ पा रहे हो? चला लो। अब सोचो एक लड़का खुश इसलिए कि देखो हम ऐसे एकदम खुश था, हम निकल गए। पूछा केकरा से, बोला ओकरा से, बोले उसका कितना परसेंट आया, तो बोला उसका 33%, और तुम्हारा कितना, हमारा 34%। आप समझ पा रहे? तो ये जो कंपटीशन है ये तो भैया गड़बड़ है। तो लॉजिक क्या है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो है कंपटीशन अपना गेम बढ़ाइए। तो इसीलिए यहाँ पे शब्द है, और उस शब्द क्या है, कैंटिलियन इफेक्ट। और कैंटिलियन इफेक्ट का मतलब क्या है कि सिंपल, जब सस्ता हो जाता है तो अमीर लोग खरीद लेते हैं और उस चीज का दाम बढ़ा देते हैं कि गरीब लोग के पास बचता ही नहीं है और गरीब लोग उसको ले ही नहीं पाएगा। अब एक जमीन का कीमत अमीर लोग ले लिया 1 करोड़ में, अब क्या मिडिल क्लास जो है थोड़ा सोचता भी खरीद लेंगे, तब तक प्राण तोड़ देता है, क्योंकि उतना पैसा उसके पास पहुंचेगा ही नहीं। कुछ बुझा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड कैंटिलियन इफेक्ट। कभी कभी न्यूज में रहता है, जरूरी भी है, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा। दूसरा उसमें के बाद शब्द है लिक्विडिटी ट्रैप। मैंने कल बता भी दिया था आपको, तरलता जाल, ये भी एक ट्रैप है, ठीक है जी। तो ट्रैप कैसे कैसे होता है, जैसे ईएमआई भी एक ट्रैप है, वैसे ही बहुत सारा ट्रैप होता है। हनी ट्रैप होता है, सुना होंगे ना? अरे हाँ, देखिए पता है। उसी तरीके से अब होना ट्रैप भी होता है। मान लीजिए अलग अलग ट्रैप होते हैं कि भाई हमने क्या किया, उधर शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, इस तरीके से ये वाला काम। तो लॉजिक एक अलग अलग ट्रैप होते हैं। इसमें एक है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का सिंपल मीनिंग है, कुछ ऐसे समझ, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि कैश कितना जल्दी हो जाए। और इसमें वहां पे देखिएगा आरबीआई गवर्नर आपको मिल रहा होगा शक्तिकांत दास, देखिए घोड़ा को मार रहे हैं, जरा दिख रहा है, देखो ना डायग्राम। तो आरबीआई रेपो रेट जो है पहले 12 था, 12 से 9 हुआ, फिर और मारे सोटा तो 7 गया, और 7 से जाते तो उसके बाद 100 गया है। दिख पा रहे हैं आपको? उसके नीचे वाला लाइन देखिए, फिर ये मारे तो फिर 9 से 6 पहुंचा, 6 से 4, फिर 3, 2, अभी दौड़ ही रहा है अभी। आप समझ पा रहे? इधर देखिए, आरबीआई जानबूझ के रेपो रेट को कम कर रहा है ताकि बैंक वाले लोन दे, मेरी बात ध्यान से समझना, और लोगों को कैश दे, फिर व्यापार बढ़े, बिजनेस बढ़े। लेकिन एक समय के बाद मुझे बताओ, आरबीआई अगर कितना भी कम कर दे तो बैंक वाले कहते हैं हमको कोई परवाह नहीं, हम नहीं देंगे भाई, एक लेवल तक ही देगा वो। तो लिक्विडिटी का ट्रैप ये है कि आरबीआई बहुत कोशिश करता है, करने के बावजूद भी बहुत सारा जो है लोन बैंक वाला नहीं देता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये ट्रैप है, और ये ट्रैप सिंपल है कि हम लोन देंगे, मेरा माम फंसेगा। वहां देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की मैडम है, दिखाई दे रहा है आपको? तो स्टेज 1 देखो, पहले स्टेज 1 दिख रहा है? अरे बोला ना जल्दी से, स्टेज 1
यही तो हंसते हंसते और पिक्चर करते करते जो है तुमको याद हो जाएगा। स्टेज 1 में है टू कॉम्बैट रिसेशन, दिख रहा है आई एम डिक्रीजिंग रेपो रेट, देन व्हाई आर यू नॉट डिक्रीजिंग योर लोन इंटरेस्ट रेट। और आरबीआई तुम्हारा यही कहता है कि मैंने तो कम कर दिया लेकिन ये लोग कम नहीं करते, कम वक्त बैंक वाले। तो नीचे लिखा हुआ है आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए मैंने अपना लोन सस्ता किया, तो आप अपना बैंक लोन क्यों नहीं सस्ता कर रहे हैं। और ये कब की बात हो रही है, कोरोना की बात हो रही है, क्योंकि आर्थिक मंदी एकदम नीचे चला ही गया था। दूसरा, बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, स्टेज 2 हो गया कि सर नहीं पड़ेगा हमको, वी हैव टू पे सैलरी रेंट मार्केटिंग सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो। तो बैंक का कहना है कि हम कितना दें, हमको तो अपना सिक्योरिटी गार्ड को पैसा देना है, रेंट देना है, बिल देना है, तो हम इतना भी आप कम कर देंगे तो हम कितना कम करें, मतलब हम मर जाएं, तो ऐसा भी तो नहीं है। नीचे आइए तो सर वहां पे आपको एक किसान सामने दिखेगा, वाई आर यू नॉट ऑफरिंग गुड सेविंग इंटरेस्ट रेट, बचत खाते पर आप अच्छा ब्याज क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को तुम्हारी गरज नहीं है। क्यों गरज नहीं है, आई डोंट नीड यू बिकॉज आरबीआई गिविंग मी चीप लोन्स। सिंपल बोलिए कि आरबीआई हमको सस्ता लोन दे ही रहा है, तो हम तुमको काहे के लिए भाई फिर बोले, तुम्हारे पैसे को कोई गरज है ही नहीं है। आप समझ में आ रहे हैं, तो इस तरीके का मामला है। आओ उसके बाद केन फिर क्या करेगा, डिपॉजिटर सोचेगा कि ठीक है मैं अपना पैसा निकाल लेता हूं और मैं निकाल के कहीं गोल्ड और कहीं सोने या फिर किसी का लोन या फिर मैं किसी का जोमेटो का जो है बॉन्ड वगैरह खरीद के रख लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो लॉजिक क्या हो रहा है, सारा का सारा लिक्विडिटी ट्रैप है। लिक्विडिटी ट्रैप इन द सेंस क्या क्या कि सर ध्यान से समझना, अब जब मुझे बताओ कि अगर डिपॉजिटर ने बैंक से सारा पैसा अगर निकाल लेगा तो बैंक वाला फिर वापस कॉल करेगा कि नहीं करेगा। तो बैंक वाला वापस देखो फिर कॉल कर रहा है कि हेलो सर, कॉलिंग फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, वेरी अट्रैक्टिव लोन ऑफर फॉर यू। और ये आदमी चिल्ला के बोल रहा है, ध्यान से देखो, स्लो डाउन इकोनॉमी, आई लॉस्ट माय जॉब और बिजनेस, आई डोंट वांट योर लोन बिकॉज आई कांट रीपे। दिख रहा है। तो नीचे फिर आरबीआई देखो नल में से पैसा निकाल के दे रहे हैं पानी की तरह। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं आरबीआई, आई हैव इंक्रीज मनी सप्लाई, देन व्हाई इज लोन इंटरेस्ट नॉट डिक्रीजिंग, आंसर बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। और लिक्विडिटी ट्रैप सिंपल क्या है कि आरबीआई ने उधर से कम कर भी दिया, ध्यान से समझना, आरबीआई ने ऊपर से कम भी किया, डिपॉजिटर को भी लग रहा है कि हमको ब्याज रेट पे दे नहीं रहा है, तो डिपॉजिटर पैसा निकाल के कहीं और लगा दिया। अब बैंक वाला वापस कॉल कर रहा है क्योंकि मंदी है, तो मंदी में सारा कंपनी लोग जॉब से निकाल भी रहा है। मतलब लिक्विडिटी ट्रैप का सिंपल मीनिंग है कि कैश कम करने के बाद या कैश होने के बावजूद भी कोई बिजनेस किसी का भी ठीक नहीं चल रहा है। इधर देखो, ना बैंक वाले का ना उसके बाद डिपॉजिटर का। तो ये ट्रैप ही तो है कि सर कभी कभी पैसा पैसा रहता है लेकिन उस पैसे से कुछ हो ही नहीं पा रहा। आपके पास 2000 का नोट है लेकिन 2000 का नोट से आप कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा है। तो लिक्विडिटी ट्रैप बस इतना याद रखिएगा कि एक ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में कभी भी आरबीआई अपने हिसाब से सारा कुछ प्रोसेस कर लेता है, उसके बावजूद भी इकोनॉमी बूम अप नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। इसके ज्यादा आने का कोई कारण और नहीं है। सो हमारा एंड होता है यहाँ का, वहां पिलर खत्म। क्लियर है जी। अब मैं इस पूरे पिलर को एक बार अगर आप टॉप से लेकर अभी तक देखोगे, मैं कुछ कुछ शब्द अगर रिपीट करता जाऊं तो आपके दिमाग में भली भांति रिपीट हो जाना चाहिए। अगर स्टार्ट करते हैं मनी बार्टर टू बिटकॉइन, तो बार्टर सिस्टम से बिटकॉइन तक कैसे पहुंचे, उस बीच में फिएट मनी लीगल टेंडर से लेकर सारा रास्ता हमने तय किया, चाहे एनपीसीआई हो चाहे जो भी कुछ हो। उसके बाद का अगर हम बात करते हैं तो सीआरआर एसएलआर आपने पढ़ा ही, उसमें आपने एमसेक पढ़ा, आपने जीसेक ट्रेजरी बिल पढ़ा, आपने एसडीएफ पढ़ा, एमएसएफ पढ़ा, अरे बताया था ना ये सब। और उसके बाद आपने सारा का सारा एक डिटेल कनेक्ट किया कि कैसे लोन बढ़ता है, इन्फ्लेशन से कैसे काबू किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसमें का इस पीडीएफ का पेज नंबर 86 सबसे महत्वपूर्ण है। 86 को रट के घोल के पी जाइएगा, मैंने कल भी बोला था, तभी आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। और एक कनेक्शन रखिए इन्फ्लेशन से, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और अगर एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो बनाने की कोशिश करिए, अन्यथा जीवन में आपका कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है। और आप सीधा जो है ऊपर की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि बोझ बन के फायदा नहीं है। मैं आपको यहां से बोल रहा हूं कि जीवन काटने से अच्छा है सुसाइड कर लो। मैं बता देता हूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन मैं यहीं से आपको बोल दे रहा हूं। और सुसाइड कैसे, यूथनेजिया वाला, आप समझ पा रहे हैं। यूथनेजिया याद है ना, गवर्नमेंट यूथनेजिया में कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए आराम से, काटने के लिए रेडी है सब लोग। आप समझ पा रहे हैं यार क्या फायदा है। तो मुझे तो ही लगता है कि काटने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको घर में हर दिन मतलब आपके पास मौका है पढ़ने का, मतलब कभी कभी ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये कॉन्शियस बोल रहा हूँ, गुस्से में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बात ये भी है कि मौका मिल रहा है यार, किताब है, दिमाग है, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला सब मिल रहा है। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है और फिर घर में जाकर हमको 10 के लिए, 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, तेल के लिए, कभी लहसुन के लिए, कभी कुछ के लिए, यही मगजमारी अगर करना पड़ रहा है तो फिर आपका जीवन शर्मनाक और आगे होने वाला है।
तो बेहतर ये है कि इससे निकलने के लिए कम से कम इधर दिमाग में रखिए कि छोटा छोटा जो है चीजों पे फोकस ना कर कर बड़ा जो लक्ष्य उस पर फोकस करते रहिए। अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर मामला बेकार हो जाएगा। और अभी अगर तेल और इसमें फंस रहे हैं और दिक्कत हो ही रहा है तो आगे चलकर दिक्कत और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये दिक्कत घटने वाला नहीं है, उसके बाद वो दिक्कत मतलब सॉरी बढ़ने वाला नहीं हो, दिक्कत और घटेगा, क्योंकि आप उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट होकर उलझ जुल हरकत करने लगेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूं कि एक कम से कम आपको फोकस बनाने के लिए यार 10-15 दिन भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर 4-4 घंटे 5-5 घंटे और 10-15 दिन भी एक ही चीज पे अगर टिक नहीं पा रहे हो तो फिर दिक्कत है। स्टार फीस का मैंने बोला था आपसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। स्टार फीस 9 सेकंड तक अपने आप को किसी एक चीज पे सोच पाता है, इंसान अभी तक 8 सेकंड या कुछ सेकंड तक ही सोच पा रहा है। तो मतलब मैं विनती ये करूंगा कि नॉर्मल लाइफ में एकदम मत जियो, अब इसीलिए घोल मोल के एनर्जी लाते रहो। अब तो 4 महीने बचा है, 26 मई को पेपर है, 4 महीने बचा हुआ है, रगड़ के एकदम पूरा का मेहनत करो और दिमाग में रखो कि आपके पास प्रीलिम्स तो कब्जे में करना है। दिमाग में रखो, पूरा साध लो अपने आप को कि प्रीलिम्स पहले निकालते हैं आराम से। मैं यहां से बार बार बोल के थक चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं कि मेंस की चिंता मत करिए, हम हैं, सब रेडी है। मामला बस ये है कि आपको भी साधना है कि इस बार प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस छोड़िए, सोचिए ही मत, प्रीलिम्स निकालिए। मैं अभी बोल रहा हूं, ये मैं शुरुआत में नहीं बोलूंगा, जब कोई बैच मेरे पास है उस समय तो मैं मेंस ही बोलूंगा, क्योंकि उस समय मेंस जरूरी है। अभी सिर्फ 4 महीना आपका प्री जरूरी है, इसलिए सारा छोड़ छाड़ के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अपना बॉडी हल्का करिए। भारी बैलून ज्यादा ऊपर जाएगा कि हल्का बैलून जाएगा? जितना हल्का बैलून रहेगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। और हल्का आपको करने के लिए ही जरूरी है कि कोई आदमी पापा का टेंशन लिया हुआ है, कोई मम्मी का, कोई बॉयफ्रेंड का, कोई गर्लफ्रेंड का, कोई दोस्त का, कोई इस बात का कि पता नहीं हमारा सदिया हो कि ना हो, कोई उस बात का, कोई इस बात का, इतना अपने आप को भारी कर लिया है कि उसका एक जगह पे फोकस होगा ही नहीं। और इन सब को हल्का करने का मात्र एक ही सोच है कि हल्का करो यार कुछ दिन तक। और हल्का करने के लिए जानते क्या है, अपना साधन को थोड़ा कम करिए, अपना खर्चा को कम करिए। अपना जो आता है ना, एक कहावत सुने हैं, कहावत सुने होंगे कि दे घुस के ना गेहूं बन और पूरी खाए के बड़ा मन। गांव में सुने आप? तो आप जो है इस तरीके का गांव में कहावत बहुत लोग, दादा नाना नानी लोग, ये लोग बहुत चीज को बोलता था कि दे घुस के ना गेहूं बन और पूरी खाए के बड़ा मन। इसका मतलब क्या है कि आपका बॉडी खिसक नहीं रहा है, काम करना नहीं चाह रहे, मेहनत करना चाह रहे। गेहूं क्या है, वन में है, जंगल में, आप जा नहीं रहे, अब पूरी खाना है आपको, आप सोच पा रहे मन पूरी। तो मन पे काबू कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। नहीं तो सर जितना ज्यादा आपका मन उछल कूद मचाएगा उतना ज्यादा बर्बाद होइएगा, तय है। मनोज कुमार चूंकि अभी इतना ज्यादा चल रहे हैं हाईलाइटेड, तो सेम है कि वो आदमी गरीबी में जी के अपना मन पे ही कब्जा तो किया होगा कि नहीं आज हम नहीं कर पाएंगे यार, किसी के पास कंघी तक नहीं है, किसी के पास कुछ तक नहीं है और उसको उस बात का परवाह नहीं पड़ रहा है, तो कवर कर लिया। अगर आपके पास 2 ही तरीका है अपने आप को शांत करने का, एक पैसा अगर है तो ले लो, उस पैसे से अगर लेने के बाद आपको परवाह नहीं तो ले लो, और नहीं तो मान लो कि हमको ये नहीं हो पाएगा। इसलिए दिमाग में चल कभी लगे कि नया जाकर ये खरीद लेते हैं, नया जाकर वो खरीद लेते हैं, तो पैसा है तो खरीद लो, उससे प्रवाह नहीं पड़ रहा है तो खरीद लो। और नहीं पैसा है तो मन में आने ही मत दो, मार दो वहीं पे कि एग्जाम के बाद ही कुछ करूंगा। कुछ बुझा रहे? और यकीन मानो प्रीलिम्स निकालने के बाद फिर से बोल दे रहा हूं, आपके पास 1000 ऑप्शन हो जाएंगे। सिर्फ एक बार तुम प्रीलिम्स निकालो, 1000 लोग, 1000 आदमी आपके साथ हो जाएगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी के नहीं, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी का प्रीलिम्स निकालिएगा तो वो वैल्यू नहीं होगा, ये पता है कि मार दिलो जय माता दी। तो लॉजिक ये है कि आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालने के बाद आपके पास कॉल आने लगते हैं। पहले बता देता हूँ, क्योंकि अब एक नया मुहिम चल गया है कि जो लोग भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है उसका नंबर ऑटोमेटिक पूरे गवर्नमेंट में सर्कुलेट हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में, और वो लोग वहां से कॉल करना शुरू कर देते हैं। उस बेसिस पे आप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। मेंस के लिए फ्री में पढ़ा दिया जाता है आपको। मैं एक बात आपको पहले से बता दे रहा हूं कि कोई भी आदमी करवा देगा, मतलब उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई एग्जाम ले लेता है। तो प्रीलिम्स पे पूरा साध लीजिए, और साधने का एक ही तरीका है कि आराम से 4 महीना है, 3-3 सब्जेक्ट एक महीना पे दीजिए, मामला हो जाएगा। 4 या 12 सब्जेक्ट अगर है तो, नहीं है तो 2-2 सब्जेक्ट एक महीना में 2 को दीजिए कि 15 दिन इकोनॉमिक्स, 15 दिन पॉलिटी। अब उसमें मान लो कि आपका 7 ही दिन में हो गया तो कोई और ले लो ना, बात को तो वो तो कॉमन सेंस का बात। अब नहीं सर बोले हैं ना 15 दिन पॉलिटी में पढ़ना है, चाहे हम पूरा रिवाइज करके टेस्ट मार दिए, सब सही हो रहा, फिर भी पॉलिटी पढ़ेंगे तो खैर ये बाबू सोना वाला आदमी है। तो 2 सब्जेक्ट लीजिए, 4 दूना 8, और उस 8 में से हर सब्जेक्ट के बाद आपको उसमें इंक्लूडेड है कि 2 सब्जेक्ट हो गया, मतलब उसका मॉक टेस्ट भी
मार दिए हैं आप, उसका प्रीवियस ईयर मार लिए हैं, बात खत्म, सब निपटाते हैं। अभी मैं इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ, मान लो इकोनॉमिक्स में अभी और 10 दिन लगा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक चूक पता है कि मेरा इकोनॉमिक्स तो चल ही रहा है, मैं इकोनॉमिक्स रिवाइज कर रहा हूँ, कर ही रही हूँ, अब मुझे इसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट उधर देते रहना है साइड बाय साइड। आपको तो पढ़ रहा है, आप तो सुन रहे हो। सबसे बड़ा चीज है कि जब आदमी बोलता है, बोलने के बाद इतना थक जाता है और फिर उसके बाद नहीं करता है तो दिक्कत होता है, बुरा लगता है। तो निवेदन यह है कि एक और सब्जेक्ट पैरेलली काम करते रहिए। इसके बाद दूसरा पीडीएफ है, ओपन करिए, जीवन का आनंद लेते हैं, उसको शुरुआत कर लेते हैं, कम से कम जाना नहीं है अभी, शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत करने के बाद फिर कल से उसको समाप्त करेंगे। तो मैं आपको अभी ग्रुप में भेजूंगा नहीं, ठीक है? कॉपी निकालिए और उस पर एक हेडिंग डालिए। तो हमारा जो है थीम 1 एक्चुअली खत्म हो गया। हेडिंग डालिए बैंक एंड एनबीएफसी, बैंक एंड एचडीएफसी नहीं बोला हूं, एनबीएफसी। हो गया? जोर से बोलो ना, हाँ बोलना है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में पढ़ाना छोड़ दूं क्या? अगर बोलोगे तो मतलब छोड़ देंगे। सोचा था पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स को एक अंजाम तक पहुंचाऊंगा अब की बार, एटलीस्ट थीम 3 तक खत्म कर लेंगे, क्योंकि थीम 4, 5, 6 में नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो मतलब काम हो जाएगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम आश्वस्त रहेंगे कि थीम 3 तक हुआ है तो 4, 5, 6, क्योंकि करंट अफेयर में अपडेट हो जाता है और उसमें सब पॉलिसी वाला है कि सुकन्या और ये जो भी है, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन पढ़ लेना, इस बार का प्रीलिम्स आना चाहिए रिजल्ट, मैं बता रहा हूँ। नहीं आया प्रीलिम्स, अगर नहीं रिजल्ट आया तो कुछ काम पकड़ लेना, सब कुछ भी, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी काम पकड़ लेना और काम पकड़कर फिर कि सबको बोल देना, पूरे ऑल ओवर मतलब जितने भी लोग हैं उनको ऑनेस्टली बोल देना कि हाँ हम फेल हो गए, मान लेना, और उनको क्लियरली बोल देना कि हमसे अब नहीं कुछ होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम, कि कम से कम सारा दबाव और एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए और लग जाए कि हाँ ये हो गया वैसे ही बोकांडी जैसा पहले था। समझ पा रहे हैं? क्लियरली बोल देना और पूरा फ्री हो जाना कि अब आपसे किसी को कोई उम्मीद नहीं बच गया है, और कहीं किसी भी कोने में पहुंच जाना, चाहे यही रहना चाहे कहीं भी कोने में पहुंच के, और चुपचाप काम करके अपना पेट पालना, किसी से पैसा मांगना मत, और चुपचाप पढ़ते रहना आराम से, सबको ये बता के कि अब आपका कांड हो गया है खत्म, अब आप कमाने जा रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूं, कर लेना। तीसरे अटेम्प्ट के बाद चौथा, पांचवा, छठा झुंझुना मत पालना, काम करके करना। काम करने के बाद कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। घर से, बाबूजी से, मम्मी से या और किसी से पैसा मांग के नहीं पढ़िएगा, मैं बता देता हूं, बिल्कुल भी नहीं पढ़िएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका। तब तक नहीं पढ़िएगा जब तक वो मम्मी और पापा बिना किसी शर्त के चुपचाप ये बोलते हो कि हमको भरोसा है तुम कर लेगा। अगर इस तरीके का भरोसा है तब रिस्क लीजिएगा। और बात बात में हर 2 महीना पर पापा बोल देते हैं कि तोर ना चल कमाए, या मम्मी बोल देती है चल बोझा उठावे, अगर इस तरीके का अगर बोल दे रहे हैं तो फिर आपसे निवेदन है कि आप अपना अलग रास्ता अख्तियार करो। तीसरे अटेम्प्ट के बाद, मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरे अटेम्प्ट के बाद चौथा, पांचवा, छठा अटेम्प्ट किसी दूसरे से मदद लेकर नहीं करिएगा। और तीसरे अटेम्प्ट तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि चौथा में खींच देंगे। अगर वो भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? तो तीसरे अटेम्प्ट के बाद कमाइएगा और कमा के पढ़िएगा, किसी से लेके मत पढ़िएगा, क्योंकि आपका आधा टेंशन ऐसा ही खत्म हो जाएगा। आधा टेंशन इस बात का भी है तो घर से मंगवा रहे हैं पैसा, मांगने से पहले 20 बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि बाबूजी से बोलना है, कुछ समझ में आ रहा है? और वो टेंशन रहता है, तो वो क्या है, जैसे बोलिएगा कि अपने आप को कमाना है, मदद करना है। इसलिए प्रभु निवेदन है, जिनका भी अटेम्प्ट तीसरा, उस हिसाब से अपने आप को काबू में करके और काम करके करिए। नहीं तो फैमिली कितना भी अच्छा हो सर, फैमिली का रिजल्ट अगर नहीं आता है तो फैमिली कुछ रिएक्ट अलग करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन अपने नजर में गिर जाना वो सबसे घटिया बात है। क्योंकि अपने नजर में आप गिर गए कि यार हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है यार, क्या होगा? अगर ये थॉट आपके मन में नहीं आ रहा है और बेशर्मी का हद अगर आप पार कर गए हैं तो फिर दिक्कत है। इसीलिए अपने नजर में गिरना बड़ा डेंजरस होता है। और सीरियस कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट को ही ऐसा फीलिंग आने लगता है कुछ समय के बाद कि क्या हो गया। जो निर्लज है उसको क्या हो, बोल देगा तू कथी कर लो, वो धड़ाम से जवाब दे देगा। और सीरियस जो कैंडिडेट हो सोचेगा हो का नहीं रहा है भाई, कहाँ फंस रहे हैं, क्यों मर रहे हैं यार, इतना दिन से लगे हुए हैं, कब तक लगे रहेंगे। हम आपको बस बता रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही थी। इसीलिए काम कर कर और लगे रहिए, छोड़िएगा मत। हरामखोर जो चीज एक बार स्टार्ट हुआ उसको अंजाम तक पहुंचाओ।
रोको मत, क्योंकि वो आपको फिर अंजाम तक पहुंचा देगा। अगर आप नहीं किए तो बर्बाद कर देगा वो आप उससे निकल ही नहीं पाइएगा। जब मन करेगा ना आईएएस का नहीं देंगे पेपर, तब कुछ दिन बाद फिर मन में आएगा कि दे लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए छोड़िएगा मत किसी आदमी को, किसी भी काम को जो शुरुआत किया उसको अंजाम तक एक पहुंचा के ही छोड़िएगा, कि चल इंटरव्यू तक पहुंचा के छोड़ देंगे। आधा अधूरा मत छोड़िएगा, नहीं तो जीवन भर आधा अधूरा का आदत हो जाएगा। फिर आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, आप कल को पेरेंट बनेंगे फिर वो खराब हो जाएगा, सारा कुछ। इसलिए सीख कुछ लेके तब छोड़िएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और आईएएस अपने आप में महायज्ञ टाइप चलता है, तो यहां से सीखिए कि निकलिएगा कि नहीं शुरुआत किए हैं तो अंजाम पहुंचा के छोड़ेंगे, बीच में नहीं। इसलिए किसी को पूरा क्लियरली बता दीजिए कि अब हम सोच रहे हैं कुछ काम करने का, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए हैं, कंप्लीट बोल दीजिए। इससे आप बहुत फ्री हो जाइएगा। जैसे खूब गरियाएगा कि बड़ा तेज बनत रहा हई कहत रहा हऊ हो जाए, कर हाँ यार सब झूठा है, मतलब सब झूठा है, हमको सब बोल दिए थे लेकिन नहीं बोलना चाहिए था। और जिस दिन आप इस तरीके से बोलने लग गए, समझिएगा उस दिन आपका रिजल्ट तो बहुत क्लोज आ गया है। और जिस दिन जब तक आर्गुमेंट कर रहे हैं कि हम कर लेंगे ये कर लेंगे, उस दिन समझिएगा कभी आपने बहुत कुछ करना बाकी है। क्या समझ में आ रहा है? तो थर्ड अटेम्प्ट के बाद कृपया कर आप मत पढ़िएगा, मतलब पैसा लेके खुद अपना कमाइएगा। कोई भी छोटा मोटा काम, कहीं जाकर बैंक में काम कर लीजिए, एक्सिस बैंक में, नहीं होगा तो पढ़ाने का काम कर लीजिए, ठीक है, यहीं पे पढ़ा लीजिए, नहीं होगा तो कुछ और कर लीजिए, लेकिन उसके बाद कुछ करके अपना आगे कारवां चलिएगा। क्योंकि अधिकतर लोग सीरियसनेस खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे, तो जब मोटिवेशन डाउन हो तो ध्यान रखिएगा। अब एक शब्द मैंने बोला है बैंक और एनबीएफसी, दिख रहा है? एक शब्द होता है इंटरमीडियरी, जानते हैं ना? इंटरमीडियरी मतलब होता है मध्यस्थ करना। जैसे आपके और बैंक के बीच में कोई आदमी आया और बोला कि चल हम तुमको बैंक से लोन दिलवा देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बैंक का एजेंट होता है कि नहीं होता है? बैंक का भी एजेंट होता है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है एलआईसी का एजेंट। सबसे ज्यादा, इसको दलाल नहीं बोलेगा बेचारे एलआईसी एजेंट को, मतलब देखिए ये वाला नहीं बात बोलना है, ठीक है, इसे थोड़ा बचिएगा इसे बचिएगा, मतलब आपको अपने अंदर सोचना है, लेकिन अब बोलना नहीं है। अब जैसे कोई आदमी बोला कि हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो गांव के लोग कहते हैं अच्छा ये नू चाय पानी दे बोला, दूसरा कथी बात तो वही है, लेकिन वो जो बोल रहा है नहीं नहीं रेस्टोरेंट चलाते कर यही ना चाय कॉफी देना। तो लॉजिक ये है कि बोलने में फर्क रहता है, तो थोड़ा उस तरीके उस हिसाब से बोलिएगा कि काम हो जाए, नहीं तो बेकार हो जाएगा मामला। तो क्या है जो बोले हैं उसको समझिए। इंटरमीडिएरी मतलब होता है मध्यस्थता रखना, तो इसमें एक शब्द हम जोड़ दिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। भाई मध्यस्थता करना खाली बैंक वाला मध्यस्थ करता है कि मध्यस्थता बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है, हर जगह कोई ना कोई मध्यस्थता है। आपको अगर कुछ लेना है तो उसमें भी कुछ जाकर करना है, लेकिन इसलिए हमने शब्द जोड़ दिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। मतलब जब पैसे से जुड़ा हुआ चीज हो और उसका कोई आदमी इधर उधर करता हो, तब उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। जैसे हो गया बैंक, कौन हो गया? तो बैंक एक खुद ही फाइनेंशियल मीडिएरी है, इंटरमीडिएरी है, क्योंकि बैंक के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो भी चीज है जो इधर उधर लेन देन कर रहे हैं दूसरे आदमी तीसरे आदमी के बीच में, वो सारा कुछ बीच में कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। आपने पैसा यहां से किसी और को भेज दिया, आपने पैसा अपने यहां से गवर्नमेंट को भेज दिया, तो बीच में मध्यस्थता कौन बना? बैंक बना। तो बैंक और उसके साथ अब एक शब्द मैंने जो बोला बार बार, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या सुन पा रहे हैं? तो नॉन बैंकिंग मतलब क्या? जैसे पेटीएम हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बैंक हैं जो ऑफिशियली बैंक नहीं है, लेकिन अलग वाइज उनको फिर भी आरबीआई नहीं तो दिया है ना परमिशन कि तुम करो, और उसके बाद उस हिसाब से अपना गांव गांव तक तुम पहुंचाओ। तो इसलिए बैंक और एनबीएफसी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के अंदर बैंक और एनबीएफसी में बहुत आसान चीज है। ये थ्योरेटिकली आप इसमें बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, बाकी जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम बताते जाएंगे, वो काम कर लेना है। तो दो टाइप का चीज होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। क्या होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब जो फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है इसको ठेठ भाषा में समझिए। फॉर्मल लेटर भी पढ़ते थे पहले, नहीं लिखते थे फॉर्मल लेटर, आता था इंग्लिश में लिखने के लिए, सीबीएसई में आता था। बाकी बिहार बोर्ड में पेपर में तो लिखने के लिए आता ही था, वो अलग बात है कि लिखना होता था नाना जी को, लिख देता था दादाजी को। तो फॉर्मल और एक है क्या? इनफॉर्मल। समझ में आ रहा है? तो दो ही चीज होता है फॉर्मल में, और कारण भी रटा रटा होता है, बुखार है नहीं तो शादी है। भाई इसके अलावा तीसरा कारण तो अपने को मिला ही नहीं लेटर में कभी भी। जितना भी पत्र लिखे हैं उसमें दो ही कारण बताए हैं, या तो बुखार है या पेट में दर्द है, या उसके बाद फिर क्या तीसरा कि ड्यू टू माई ब्रदर कजन सिस्टर या फल्ला ठिकाना मैरिज है, इस वजह से। यही छुट्टी का कारण है, चौथा कारण कभी है ही नहीं।
नहीं तो कभी कभी कोई होता है बहुत सीरियस टाइप का, कहता है कि सर मेरे दादाजी मर गए। आप समझ पा रहे हैं? पता नहीं कितने बार दादाजी को मुंह आया है, आप समझ पा रहे हैं? तो कुछ लोग जो है दादा दादी को 10-12 बार मुंह आके अपना छुट्टी लेके जाते हैं, बहुत जगह है, समझ में आ रहे? दादाजी भी बता के कहता मुंह केकरा के मुंह आयला, समझ आ रहे? तोरे के मुंह कह रहा चला आओ। अब दादाजी जिस तरीके के ओपन माइंडेड हो तो बढ़िया चीज है, दिल्ली में इस तरीके के दादाजी ओपन माइंडेड होते हैं, यहाँ के दादाजी ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। वो तो आके आपको गरिया के चल जाएंगे कि कैसन पैदा कर वाला पुत्रा एक, इस तरीके का बोल के चल जाएंगे कि हमरे के और में मुंह आके आ जाता। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कर्मकांड स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है? जो हंस रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं किए, किए हैं आप, समझ में आ रहा है? बट पॉइंट इज कि सर जब हम लेटर अपनों को लिखते हैं तो होता है इनफॉर्मल लेटर, अपने सगे संबंधी जो भी आदमी है तो उसको क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल। और दूसरा है फॉर्मल लेटर, जब हम प्रिंसिपल, एडिटर या इन सबको लिखते हैं तो होता है फॉर्मल लेटर। यही कुछ दिमाग में रखना है। बैंक समझ लेना है फॉर्मल बैंक, और एक समझ लेना है इनफॉर्मल बैंक। कुछ समझ में आ रहा है? अब इसी के अंदर मैंने आपको बोला था शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बहुत सारे बैंक का टाइप इस तरीके का। एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल इसको कंटिन्यू करते हैं। काम का बात आपसे ये है कि आपसे फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, जाकर 1A और 1A2 बाटर टू बिटकॉइन बोला ना मनी, और उसके बाद ये जो आपका CRR है, कल भर में पूरा जाकर वो पढ़ लोगे क्या? दोनों PDF आपके पास पड़ा हुआ है, दोनों PDF या फिर जो आप क्लास नोट्स लिखे हुए हैं, क्लास नोट्स बना रहे हो ना, वो बेहतरीन चीज है, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं ना, तो वो जो PDF है जो दिया हुआ है आपको रिवीजन के लिए है, वो PDF रिवीजन के लिए है। और उसमें जैसे CRR उतना शब्दों में क्लियरली नहीं लिखा गया है, जैसे कि मैंने बोल दिया CRR तो ठेठ भाषा में अपने भाषा में लिख लिए तो आपको ज्यादा काम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो निवेदन आपसे ये है कि दोनों रिवाइज कर लेना, क्योंकि सर वही दोनों थीम इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद अब हम सीधा बोलेंगे ये घर से पढ़ लेना, ये घर से पढ़ लेना, ये घर से पढ़ लेना, और जहां बताने वाला हो वहां बता दूंगा। तो इसीलिए मैक्सिमम हम टाइम लिए हैं कि कम से कम 7 से 10 फरवरी तक हम आपका इकोनॉमिक्स निपटा देंगे। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स पैरेलली चल रहा है और कोई भागा भगौया नहीं होगा, एकदम आसानी से पढ़ा रहा हूं और बहुत ठीक ठाक चल रहा है। क्या फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, वो ठीक ठाक चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो आपको इकोनॉमिक्स उसको कवर कर लेना है, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो लोग पेपर दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को पैरेलली पकड़कर लेते चलना है। क्लियर है यहां तक? तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसका थीम का शुरुआत कल से कर लेते हैं, ठीक है? नहीं, बजट वाला मैं इसी में आपको अलग से बता दूंगा। जैसे बजट में अगर इसमें आएगा चाहे नहीं आएगा, हालांकि तो आएगा ही, बजट टॉपिक भी है इसमें, वहां पे भी मैं सारा डिटेल बता दूंगा आपको। अलग से भी मैं बजट का सारा डिटेल आपको बता दूंगा, A to Z बजट आपको एकदम चमकेगा। इतना गारंटी है कि बजट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। बजट कुछ टॉपिक मेरे दिमाग में है जो मैं आपको करा दूंगा, बजट वाला जो है उसको कराना है। 1-2 टॉपिक आपको जो करंट अफेयर में जहां तक करवाया हूं, जैसे रसिया यूक्रेन वगैरह का वार वगैरह, वो सब कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बाकी 1-2 और है करवा लेंगे, ठीक है जी? तो चलिए मिलते हैं कल कंटिन्यू करते हैं। अभी कोशिश करना कि अगर इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो पॉलिटी कुछ लोग कर लेना, जो लोग कर लिए हैं तो फिर पॉलिटी कर लेना तो फायदा होगा, इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटी थोड़ा सा फायदा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो पॉलिटी कर लीजिएगा, और जो लोग पॉलिटी कर चुके हैं वो लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर लीजिएगा। कुछ बुझा रहा है? फिजिकल ज्योग्राफी, और अगर कोई फिजिकल ज्योग्राफी भी कर लिया है तो इन्वायरमेंट कर लीजिएगा साथ साथ। मतलब इसके साथ साथ पैरेलली चलते रहना चाहिए सब सब्जेक्ट। और फिर से आपको याद दिला दूं, 7 फरवरी के बाद या 10 फरवरी के बाद इतिहास एक बार 5 दिन में जरूर दोहरा लेना। जो आपको PDF भेजा था हिस्ट्री का, वो PDF जरूर एक बार देख लेना, पावर पॉइंट वाला PDF, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशली। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो देख लेना, काम हो जाएगा बहुत आसान से। अभी देख लोगे ना तो फिर 10 दिन बाद देखोगे ना तो चीजें आसान होंगी। इसलिए एक बार हिस्ट्री को झलक मार लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री से एकदम मतलब होता है ना, ठेठ क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो एक बार आराम से हिस्ट्री देख लेना है, जो लंबा गैप हो गया है। तो कुछ बुझा रहा है? सारे सब्जेक्ट का निरंतरता बना के रखिए। निवेदन है इस बार रिजल्ट दीजिए, हमारा भी भाग, हमारा भी किस्मत आप ही पे टिका है। आप इस पर रिजल्ट देंगे, सारा कुछ बेहतर होगा। नहीं रिजल्ट दीजिएगा तब भी बेहतर होगा, क्योंकि उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं बेहतर होगा। पढ़ाई बेकार जाएगा नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, लेकिन ईमानदारी से एफर्ट मारिए। ये जो नॉलेज आपको मिल चुका है ना, आप मेरा बात मान के रखो, आप आने वाले समय में बहुत 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 अलग लेवल पे जाओगे। बस अपना थॉट को ठीक रखना, क्योंकि नॉलेज आपके भीतर मैंने अब घर करा दिया है, वो चला गया है नॉलेज। अब आप उस नॉलेज के बिहाफ पे किसी से भी मिलोगे ना, तो आप 1 मिनट में जज कर लोगे कि किससे बात करना है किससे नहीं। तो आपका लेवल हाई है। एजुकेशन का खूबसूरती है ना कि ये सालों दर साल आपको बेरोजगार रखेगा, सालों दर साल आपको बेरोजगार रखेगा। खूब नॉलेज हो जाएगा तो,
लेकिन जब एक बार पैसा आया तो ऐसा रोजगार का वो ऐसा मतलब इतना दे देगा कि जो आदमी पिछले 10 साल से या 10 फुट से कमा रहा हो ना, उससे ज्यादा आप कमा लोगे मात्र 5 से 6 साल में। आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं बार बोलता हूँ, विकास देवी कीर्ति सर का, जैसे अभी जैसे कोरोना के बाद फैल गया, वो आदमी मान लीजिए 20 साल 22 साल 25 साल से पढ़ा रहे, लेकिन 25 साल के बाद पढ़ाने के बाद कब आके इधर 2-3 सालों में जो कोरोना का समय लोग उनको थोड़ा जानने लग गए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, गलत की सही? तो सर 22 से 25 साल का मेहनत लगातार चलता चला गया, तब जाकर आकर सफलता मिला इस समय तक। और आप और हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यही बस याद रखना है कि कुछ ना कुछ होगा। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद याद रखना है कि 12 साल में तो कचड़ा का भी किस्मत बदलता है, तो हमारा काहे नहीं बदलेगा। कुछ बुझा रहा है? इसलिए निवेदन है आपसे कि जो नॉलेज है उस नॉलेज को बस लगातार लगा के रखिएगा। हम लिख के दे रहे हैं, ना पटना ना दिल्ली, चाहे कहीं आप जाइएगा, कुछ फायदा नहीं होगा, लौट के ही आइएगा। बस निवेदन आपसे ये है कि आप विश्वास करके रिवीजन कर लो। तो कल मिलते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए।